हेलो फ्रेंड्स, काइनेमेटिक्स में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। देखिए दोस्त, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को अगर वर्टिकल प्लेन में फायर किया जाए तो उसका एक्सेलरेशन जी होगा। तो उस जिसको हम फायर कर रहे हैं उसे हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। और जो मोशन परफॉर्म कर रहा होता है उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो इस बात को आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए क्या होता है। Projectile motion when a particle is fired in a vertical plane with an initial velocity v naught and with a free fall acceleration which is downward। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को एक वर्टिकल प्लेन में फायर करेंगे, अब कैसे फायर करेंगे? सपोज कीजिए हमारे पास चॉक है, इसे हम वर्टिकल प्लेन में ऐसे फायर कर देंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे? इस चॉक को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। और ये जो मोशन परफॉर्म किया इस मोशन को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। इसमें जो ग्रेविटी है हमारा वो ग्रेविटी जी होता है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट होती है। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्टाइल की स्टडी काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि इसमें एयर रेजिस्टेंस भी आता है और भी कुछ चीजें आती हैं। तो इसको सिंपल करने के लिए हम कुछ एजम्पशन को मानेंगे। पहला एजम्पशन हम मान लेंगे कि हमारा जो एयर रेजिस्टेंस है वो हमारे अर्थ सिस्टम में नहीं है, उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। और दूसरा जो एजम्पशन होता है हमारा, पार्टिकल शुड क्लोज टू द अर्थ सरफेस। पार्टिकल क्या होना चाहिए? अर्थ सरफेस से क्लोज होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हाइट के साथ साथ जो ग्रेविटी है वो वेरी करती रहती है। जब भी कोई प्रोजेक्टाइल अगर किसी हाइट पे जाए तो वहां से क्या होता है, उसका जो ग्रेविटी स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो वेरी करती है हाइट के साथ साथ। इसे हम ग्रेविटेशन चैप्टर में जाके डील करेंगे। तो बात ये है, एजम्पशन हमारा ये है कि पार्टिकल शुड क्लोज टू द अर्थ सरफेस, कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो अर्थ सरफेस के करीब 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर इतना में ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो दूसरा जो एजम्पशन हम लेते हैं, एजम्पशन मतलब दूसरा जो हम मानते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल, मतलब प्रोजेक्टाइल का जो रेंज है वो रेंज काफी स्मॉल होना चाहिए, बहुत ज्यादा रेंज नहीं होना चाहिए। अब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसा रेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि अगर हम इतना ज्यादा रेंज लेंगे तो जो अर्थ का सरफेस है ये हमें फ्लैट कंसीडर नहीं हो पाएगा। अर्थ का जो सरफेस है वो फ्लैट कंसीडर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे लेंगे कि डिस्टेंस शुड बी स्मॉल सो दैट अर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज अ प्लेन सरफेस। हमारा जो डिस्टेंस है वो स्मॉल होना चाहिए जिससे हमारा अर्थ क्या है? प्लेन सरफेस कंसीडर हो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन को हम दो तरीके का मोशन कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि यह एक 2 डायमेंशनल मोशन है तो इसे हम दो एक्सिस में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। एक हमारा वर्टिकल मोशन हो जाएगा और एक हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन हो जाएगा। ये दोनों मोशन कभी भी एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। ऐसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि पार्टिकुलर डायरेक्शन में की जाने वाली मोशन दूसरे पार्टिकुलर डायरेक्शन के मोशन को कभी भी अफेक्ट नहीं करती। तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन है और जो वर्टिकल मोशन है ये कभी एक दूसरे को क्या करेंगे? एक दूसरे को कभी भी इफेक्ट नहीं करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल मोशन इज इंडिपेंडेंट टू द वर्टिकल मोशन, ये यहाँ पे लिखा गया है। अच्छा, तो यह क्या होता है? एक 2 स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। यह एक 2 स्ट्रेट लाइन मोशन होता है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल मोशन होता है और दूसरा वर्टिकल मोशन होता है। हॉरिजॉन्टल मोशन में की कोई भी ग्रेविटी नहीं होता। एक हॉरिजॉन्टल मोशन में ना ही कोई एक्सेलरेशन होता है ना ही कोई ग्रेविटी होता है, क्योंकि इसको हम v वेलोसिटी से, v जो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उससे हम क्या करते हैं? इनिशियली इसको प्रोजेक्ट कर देते हैं और ये ऐसे जाके फॉल होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है। और दूसरा हमारा होता है वर्टिकल मोशन। यह एक ऐसा मोशन होता है जिसमें जी नाम की जो ग्रेविटी है, जो डाउनवर्ड उसको हमेशा खींच रही होती है अपने तरफ, जो अर्थ का सेंटर है उसे अपने तरफ खींच रहा होता है, जिसका एक्सेलरेशन की वैल्यू जी होती है -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर जो इसकी वैल्यू है वो उसे हमेशा खींच रही होती है अपने तरफ। तो वर्टिकल मोशन में एक जी नाम की जो ग्रेविटी है या एक्सेलरेशन है उसमें देखने को मिलता है। अगर प्रोजेक्टाइल को थीटा एंगल पे यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जाए जिसकी वेलोसिटी v है तो ये क्या होगा? इसके कंपोनेंट को अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारी जो एंगल होगी ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे v cos थीटा हो जाएगा, ये हमारा v sin थीटा होगा। और यहाँ पे अगर ये वेलोसिटी v है हमारा ऐसे, तो इसको अगर हम ऐसे कर दें तो ये हमारा v cos थीटा होगा
और ऊपर वाला हमारा v साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद जो v साइन थीटा का जो कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बॉडी जो होती है अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन कर ली होती है और उसके पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v cos थीटा की वेलोसिटी होती है। v cos थीटा चूंकि फ्रॉम हियर टू हियर एक कांस्टेंट होता है इसमें, क्योंकि इसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा होता, v साइन थीटा हमारा वेरी करता रहता है। ठीक है, ठीक है, आगे चल के हम देखते हैं। तो प्रोजेक्टाइल में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आइए उसे हम पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा कि किसी टाइम टी पे, किसी भी टाइम टी पे अगर हमें उस प्रोजेक्टाइल के रिजल्टेंट वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए सीखते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास चॉक है और इस चॉक को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, एक एंगल पे ऐसे फेंक रहे हैं। तो क्या होगा कि किसी भी टाइम टी पे अगर मुझे उस प्रोजेक्टाइल की मोशन को स्टडी करना हो, यानी उसके रिजल्टेंट वेलोसिटी को फाइंड करना हो, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, आइए सीखते हैं। देखिए दोस्त, ये जो वर्टिकल मोशन है और एक हॉरिजॉन्टल मोशन है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कभी भी अफेक्ट नहीं करेंगे। तो अगर किसी दो वेक्टर के बीच का एंगल, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट जो वेक्टर है उसका वैल्यू होता है कि v रिजल्टेंट इक्वल टू √a² + b²। उसी तरीके से ए क्या है, एक vx डायरेक्शन में है, एक vy डायरेक्शन में है। तो v रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी √vx² + vy²। अच्छा दोस्त, vx क्या है, vx है कि x डायरेक्शन में vx होता है हमारा, x डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसे हम vx से डिनोट करेंगे, और y डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसे हम vy से डिनोट करेंगे। और ux हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है जिससे हम इस प्रोजेक्टाइल को यहाँ से परफॉर्म कर रहे होते हैं, और uy हमारा इनिशियल वेलोसिटी होता है y डायरेक्शन में। अच्छा, चूंकि हमारे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा हो तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, ए 0 × t, मतलब vx = ux - 0 एक्सेलरेशन × t। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसे हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था। और ऐसे ही vy में हो जाएगा हमारा uy - gt। माइनस क्यों लग रहा है भाई, क्योंकि जो g की जो वैल्यू होती है, जो g का जो डायरेक्शन होता है हमेशा डाउनवर्ड होता है। और अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जो डाउनवर्ड चीजें हैं उसे हम निगेटिव लेंगे और जो अपवर्ड चीजें हैं उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे vy हो जाएगा हमारा uy, मतलब इनिशियल वर्टिकल मोशन, उसकी जो वैल्यू है उसे हम uy बोलेंगे, और ये हो जाएगा हमारा -gt। तो जो v रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √vx² + vy²। क्या हो जाएगा, uy - gt का होल स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा। अगर हमें एंगल ऑफ मोशन फाइंड करना हो, एंगल ऑफ मोशन ये होता है कि किसी प्रोजेक्टाइल पे जाके, किसी पॉइंट पे जाके जो हमारा प्रोजेक्टाइल है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा हो उसे हम एंगल ऑफ मोशन बोलेंगे। यह जो अल्फा है ये डिनोट करता है एंगल ऑफ मोशन को। तो अगर हमें इसको फाइंड करना हो तो ये हो जाएगा tan अल्फा = ये हमारे vy हो जाएगी और ये हमारा vx हो जाएगा। तो tan अल्फा = हो जाएगा vy/vx। यहाँ से हम इसको अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा = हो जाएगा tan इनवर्स vy/vx। मतलब अगर किसी टाइम t पे हमें vy पता हो और vx पता हो तो वहां से हम क्या करेंगे, अल्फा को निकाल लेंगे। और किसी टाइम t पे अगर हमें vy को फाइंड करना हो तो कितना हो जाएगा, vy हो जाएगा हमारा uy - gt, और जो हमारा vx हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा u इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ux, या इसे u cos थीटा भी आप बोल सकते हो। और जो uy है वो क्या है हमारा u sin थीटा, मतलब इनिशियल में हमारा जो वर्टिकल मोशन है उसका जो वैल्यू है u sin थीटा है। क्योंकि यहाँ से हम अगर इस v को क्या करेंगे, u को अगर हम कंपोनेंटाइज करेंगे तो इधर आ जाएगा u cos थीटा और इधर हो जाएगा हमारा u sin थीटा। तो इनिशियल जो वर्टिकल मोशन की वेलोसिटी है वो u sin थीटा है और हॉरिजॉन्टल मोशन की इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है। u cos थीटा कभी भी वेरी नहीं होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि जो u cos थीटा है उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है। u sin थीटा वेरी होगा हर एक पॉइंट पे, क्योंकि इस पे क्या है कि ग्रेविटी का एक्सेलरेशन लग रहा होता है। और एक बात यह है कि इसे अगर हमने v वेलोसिटी से इधर प्रोजेक्टाइल किया है तो जब ये ग्राउंड को टच करेगा तो यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी v हो जाएगी।
ओके, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ मोशन, और tan अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारा vy अपन vx, vy को हम क्या बोलेंगे u sin थीटा माइनस gt अपन v cos थीटा, ये हमारा tan अल्फा होगा। मतलब किसी टाइम t पे इनिशियल वेलोसिटी हमें पता रहेगा, ये भी हमें पता रहेगा, g की वैल्यू हमें पता ही है, तो किसी टाइम t पे हमें बता सकते हैं कि हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाया हो। ठीक है, तो पिछले वीडियो में, तो अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था कि एंगल ऑफ जो मोशन है वो क्या होता है, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होती है। तो अब इस स्लाइड में हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर इस ओरिजिन से हम क्या किए, प्रोजेक्टाइल किए, तो अगेन इस ग्राउंड पे आने में इसको जितना टाइम लगा, इसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब इसके उड़ान में कितना समय लगा, इसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अगर यहाँ पे वर्टिकल मोशन को अगर हम कंसीडर करें तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा 0 हो जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा आप देख लीजिए, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जहां से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब वर्टिकल मोशन में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आके फिर से इसी ग्राउंड पे आ जा रहा है। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है एक रेंज को कवर कर रहा है, और जो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट है इन वर्टिकल डायरेक्शन वो हमारा 0 हो जा रहा है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जा रहा है, और जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वर्टिकल मोशन में वो है u sin थीटा, और जो हमारा ग्रेविटी है इन वर्टिकल मोशन वो है -g। तो अगर वर्टिकल मोशन में जो नेट डिस्प्लेसमेंट है अगर मैं उसे 0 मान लूं, तो हमने इक्वेशन पढ़ा था x इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ओके, एक्स हमारा क्या था, नेट डिस्प्लेसमेंट था। तो यहाँ पे जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जा रहा है, और 0 इज इक्वल टू यू इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारा u sin थीटा इंटू टी प्लस हाफ g इक्वल टू, यहाँ पे प्लस की जगह पे हम माइनस लेंगे, इसलिए माइनस लेंगे क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, नीचे की डायरेक्शन में एक ग्रेविटी एक्ट कर रही है, इसीलिए हम इसे यहाँ पे माइनस हाफ gt स्क्वायर लेंगे, और इसे इस साइड लेके t से t को कैंसिल करेंगे तो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ जाएगी 2u sin थीटा बाई g। ये क्या हो गया, इतना टाइम क्या कर रहा है हमारा बॉडी, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में इतना टाइम ये क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। तो ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम मैक्सिमम रेंज की बात करेंगे और मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे। पिछले स्लाइड में हमने अभी टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड किया था, और इस स्लाइड में अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय अ प्रोजेक्टाइल, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि हमारी बॉडी यहाँ से प्रोजेक्ट की जाती है किसी थीटा एंगल पे, तो एक मैक्सिमम हाइट अटेन करता है जिसे हम h max से डिनोट करेंगे। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, 0 हो जाती है, और केवल हमारे यहाँ पे जो वर्टिकल मोशन की डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। मतलब vy जो हो जाता है हमारा यहाँ पे वो 0 होता है। केवल यहाँ पे ux यानी v cos थीटा नाम की जो वेलोसिटी है वो वही यहाँ पे रहती है। यहाँ पे vy हमारा हो जाता है 0। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लगा देंगे, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर माइनस 2gh h मैक्स। यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसको हम h मैक्स कर लेंगे क्योंकि ये हमारा मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय आवर प्रोजेक्टाइल है। तो यहाँ पे जब हम फाइनल वेलोसिटी को 0 कर देंगे, और इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा हमें पता ही है कि वर्टिकल मोशन में जो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम यहाँ से लें तो हमारा क्या हो जाएगा, u sin थीटा, और इसमें अगर हम कंसीडर करें तो हमारा हो जाएगा u cos थीटा। तो यहाँ पे हम इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन जो होगा हमारा वो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, vy स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh मैक्स, और यहाँ से इसको हम इधर की तरफ भेज देंगे तो h मैक्स आ जाएगा हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो एक था हमारा मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय योर बॉडी। नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम इसके आगे वाले इक्वेशन को फाइंड करेंगे। तो इस कैलकुलेशन में हम हॉरिजॉन्टल रेंज को कैलकुलेट करेंगे। अपने प्रोजेक्टाइल को जिसे हमने प्रोजेक्ट किया उसने कितना हॉरिजॉन्टल रेंज कवर किया उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एक प्रोजेक्टाइल है जिसे हमने ऐसे क्या किया है, प्रोजेक्ट किया है, जिसने r डिस्टेंस क्या किया है, ट्रेवल किया है x डायरेक्शन में। तो r को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम ऐसे समझ सकते हैं कि यह x डायरेक्शन में किया गया क्या है, एक x डायरेक्शन में यह एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है जिसे हम sx से डिनोट कर सकते हैं।
एस एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने अभी पढ़ा था पिछले किसी वीडियो में कि एस इक्वल टू होता है यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। एस इक्वल टू क्या होता है यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एस एक्स इक्वल टू हो जाएगा यूएक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। चूंकि अभी हमने बताया था आपको कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हम 0 ले लेंगे। तो एस एक्स इक्वल टू हो जाएगा यूएक्स इंटू टी। और अभी पिछले स्लाइड में हमने टाइम ऑफ फ्लाइट को क्या किया था, डिराइव किया था। तो क्या होता है कि इसे जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम तो वर्टिकल मोशन को भी यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा हमारा वो हो जाएगा t इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी, जो अभी हमने डिराइव किया था। उस टाइम ऑफ फ्लाइट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। तो ux इंटू 2u sin थीटा बाई जी, यानी 2u sin थीटा। u sin थीटा मतलब इनिशियल में वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसे 2uy कर देंगे और यहाँ पे ux हमारा आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, रेंज हमारा 2 इंटू ux इंटू uy अपॉन जी। ui को क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे, ux को ओपन करेंगे। तो ux हमारा हो जाएगा u cos थीटा और uy हमारा हो जाएगा u sin थीटा इंटू 2। और यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपन जी। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा हमारा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा u स्क्वायर sin 2 थीटा अपन जी। अच्छा, ये हमारा था रेंज, ये हमारा क्या था, रेंज। ओके, ये हमारा था रेंज। तो रेंज में कब ये रेंज हमारा मैक्सिमम होगा, ये हमारा रेंज कब मैक्सिमम होगा, आइए इसको हम समझते हैं। तो जब जाके sin 2 थीटा की जो वैल्यू है ये कब मैक्सिमम होगी, अगर sin 2 थीटा की वैल्यू हमारी मैक्सिमम हो जाए तो हमारा जो रेंज है वो भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, यानी 2 थीटा हमारा मैक्सिमम हो सकता है 90 डिग्री और यानी थीटा हमारा 45 डिग्री हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे लॉन्च करें, अगर हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे लॉन्च करें तो उसका जो मैक्सिमम रेंज है वो कवर करता है। अगर कोई एथलीट लॉन्ग जंप लगा रहा हो, अगर कोई एथलीट लॉन्ग जंप लगा रहा हो तो उसे उसका कोच हमेशा सिखाता है कि जो आप अगर फ्लाइट ले रहे हो, जहां से आप फ्लाइट ले रहे हो, जहां से आप फ्लाइट ले रहे हैं, आप 45 डिग्री पे लेने का कोशिश करें। अपना जो फ्लाइट है उसे 45 डिग्री एंगल पे आप क्या कीजिए, प्रोजेक्ट कीजिए अपने आप को। और उसके बाद से अगर कोई जेवलिन थ्रो कर रहा है, तो हमेशा चाहेगा कि हमारा जो जेवलिन थ्रो है वो क्या होगा, हमेशा 45 डिग्री को थ्रो करेगा। किसी भी जेवलिन थ्रो यानी भाला जो फेंका जाएगा उसे हमेशा 45 डिग्री पे फेंकेगा। तो इससे क्या होगा, जो मैक्सिमम रेंज होगा भाले का वो कवर करेगा। तो इसके अगले वीडियो में, इसके अगले स्लाइड में हम नेक्स्ट कैलकुलेशन देखेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक कंसेप्ट होता है जो अभी यहाँ पे छूट गया था, ये उसे कवर करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है कि अगर थीटा प्लस अल्फा जो है हमेशा 90 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम 60 डिग्री पे थ्रो करें, किस पे थ्रो करें, 60 डिग्री पे थ्रो करें, और उसे ही अगर 30 डिग्री पे थ्रो करें तो दोनों का जो रेंज होगा वो हमेशा बराबर आएगा। क्योंकि sin 2 थीटा यहाँ पे अगर हम डालेंगे तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू 30, यानी ये हो जाएगा u स्क्वायर sin 60 हो जाएगा और u स्क्वायर sin 120 डिग्री हो जाएगा। दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो 60 डिग्री पे थ्रो करो या 30 डिग्री पे थ्रो करो, हमारा जो रेंज है वो हमेशा सेम आएगा। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट स्लाइड में अभी हम देखते हैं आगे वाले कैलकुलेशन को। तो इस स्लाइड में हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब ये होता है कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है ये कौन सा पाथ कवर कर रहा है, कैसा पाथ कवर कर रहा है। तो जो ये इक्वेशन आई है यह एक पैराबोलिक इक्वेशन है, मतलब जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है हमारा वो एक पैराबोलिक पाथ को कवर कर रहा है। तो आइए इसे हम कैसे फाइंड करते हैं, आइए देखते हैं। जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हो जाएगा x इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यू कॉस थीटा, मतलब हमारी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है इंटू टी, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम t की वैल्यू हम क्या कर लेंगे, ले लेंगे। t इक्वल टू हो जाएगा हमारा x
अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में किया गया डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो जाएगा y इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। अब जहां जहां पे t है वहां पे हम क्या करेंगे, x अपान यू कॉस थीटा को पुट कर देंगे। x अपान यू कॉस थीटा को पुट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा वो आ जाएगा y इक्वल टू यू साइन थीटा अपन यू कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ जाएगा वो आ जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे जो y है ये y डायरेक्शन में किया गया डिस्टेंस ट्रेवल है, जो यहाँ पे x है वो x डायरेक्शन में किया गया डिस्टेंस ट्रेवल है। आप इसे एक एग्जाम्पल से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हमने इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से क्या किया, थ्रो किया, 10 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया, थीटा को यहाँ पे हमने मान लिया 45 डिग्री। तो वो पूछेगा हमसे कि मान लो वो पूछ रहा है हमसे कि 5,3 नाम के कोऑर्डिनेट को यह कब क्या करेगा। मैंने एक एग्जांपल लिया है, मे बी यह 5,3 से पास कर रहा हो सकता है या नहीं पास कर रहा हो सकता है, यह तो उसके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप सपोज कर लीजिए कि अगर क्वेश्चन में आए कि x, y कोऑर्डिनेट से वो कब पास करेगा, कब पास करेगा, तो पास करने के लिए क्या करेगा, पास करेगा, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है कि x डायरेक्शन में हम क्या कर देंगे, x डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसे x की जगह पे लिख देंगे, y डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है उसे y की जगह पे क्या कर देंगे, लिख देंगे। और जो tan थीटा है हमारा, tan थीटा, इस tan थीटा में 45 डिग्री डाल देंगे। और यहाँ से अगर u हमारा नहीं दिया हो तो हम u को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। u को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई 3 चीज में से कोई एक चीज दिया हो, 2 चीज दिया हो, एक पूछ रहा हो, तो हम इस इक्वेशन से क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। दूसरे तरीके का क्वेश्चन इसमें आता है कि मान लीजिए कोई प्रोजेक्टाइल है, उसे एक यहाँ पे एक वाल है हमारा, इसे थ्रो किया गया प्रोजेक्टाइल को, तो कब हमारा जो प्रोजेक्टाइल है इस वाल को टच करके निकलेगा, ऐसे यहाँ से। तो इस वाल की हाइट मान लीजिए दे दी गई होगी 5 मीटर, और यहाँ से इसका जो ये दिया गया होगा टोटल, ये मान लो 12 मीटर दे दिया, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस हो मान लो 1 मीटर दे दिया। तो क्या करेंगे, x के जगह पे हम 1 मीटर डाल देंगे और y की जगह पे हम 5 मीटर डाल देंगे। tan थीटा हमें पता होगा, सपोज कर लो 45 डिग्री से थ्रो किया गया। तो उसके बाद से हम क्या कर लेंगे, u की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। u की वैल्यू फाइंड करने के बाद हम टाइम को भी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से हम क्या कर सकते हैं, काफी चीजें निकाल सकते हैं किसी प्रोजेक्टाइल मोशन में। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी को रीडिफाइन किया गया, y इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। इसका मतलब ये है कि हमें केवल x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल और उसके रेंज अगर हमें पता हो तो हम यहाँ से थीटा को भी निकाल सकते हैं। ये दूसरा फॉर्म हुआ, इसी को क्या किया गया है, रीडिफाइन करके इसको रीअरेंज करके हम y इक्वल टू एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर ये किया गया है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम इससे रिलेटेड और भी कैलकुलेशन को करते हैं। प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे किसी हॉरिजॉन्टल इंक्लाइन से, किसी इंक्लाइन प्लेन से अगर प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया और उसकी स्टडी हम कैसे करेंगे, या किसी चलते हुए गाड़ी से किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया तो उसके मोशन की स्टडी हम कैसे करेंगे, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।